जब मैं रोज सवेरे उठकर अपनी ननद को जगाने के लिए उनके कमरे में जाती तो देखती कि उनका पूरा बिस्तर गीला होता था और कभी कभी सफेद चादर पर खून भी लगा होता था। पास में ही एक तेल की शीशी रखी हुई होती। आखिर रात को वो अपने कमरे में ऐसा क्या करती थी? इसी बात का पता लगाने के लिए मैं उनके कमरे में छुपकर बैठ गई। फिर जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी तो रूह कांप गई। मैंने देखा कि मेरी ननद तो अपने शरीर पर मेरा नाम निशा है। एक दिन पहले ही मेरी शादी दिनेश से हुई थी। मेरे ससुराल में दिनेश की छोटी बहन और माँ थी। दिनेश के पिताजी उनके बचपन में ही गुजर चुके थे। आज मेरे ससुराल में पहला दिन था। मेरी सास ने मुझे सवेरे उठने के बाद कहा कि बहू आज कुछ मीठा बना लेना, आज तुम्हारे ससुराल में पहला दिन है और हमारे यहाँ रीति रिवाज रहती है कि नई नवेली बहू से सबसे पहले रसोई घर की पूजा करवाई जाती है और उसके बाद कुछ मीठा बनाया जाता है। मेरी एक दिक्कत थी कि मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता था। दरअसल मैं अपने माता पिता की एक इकलौती संतान थी और पढ़ाई की वजह से अक्सर मैं बाहर ही रहा करती थी और कभी कभार घर आती थी तो मेरी माँ मुझे कोई काम नहीं करने देती थी। हर समय कहती थी कि तुम पढ़ाई करो, घर के कामकाज तो मैं खुद कर लूंगी। इसी वजह से मैं कभी कामकाज सीख ही नहीं पाई। लेकिन शादी से पहले मेरे पिताजी ने दिनेश के साथ यह बात पक्की कर ली थी कि हमारी बेटी निशा को ज्यादा घर का कामकाज नहीं आता, लेकिन हाँ धीरे धीरे वह सीख जाएगी। तभी दिनेश ने इस बात के लिए कोई आपत्ति नहीं दिखाई और वह कहने लगा कि मेरी माँ और छोटी बहन बहुत ही अच्छे हैं, वह निशा को सब कुछ सिखा देंगे। तभी मुझे मेरी सास की बातों से अचंभा हुआ कि इन्हें शायद दिनेश ने कुछ बताया ही नहीं है कि मुझे मीठे में कुछ नहीं बनाना आता है। तभी तो यह मुझे बोल रही है कि मुझे कुछ मीठा बनाना है। फिर मैं कमरे में गई और दिनेश से बोली कि क्या आपने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया है? मुझे तो रसोई घर में कुछ भी बनाना नहीं आता। तभी दिनेश ने कहा कि मैं भूल गया था, चलो अभी मेरे साथ। फिर दिनेश मेरे साथ नीचे मेरी सास के पास गए। वह सास से कहने लगे कि दरअसल पढ़ाई लिखाई की वजह से निशा कभी भी घर का काम नहीं सीख पाई, इसलिए माँ आपको ही इसे सिखाना होगा। मेरे सास बहुत ही अच्छी थी, इसीलिए उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और वह बोली कि बेटी कोई बात नहीं, मैं तुझे सब कुछ सिखा दूंगी। चलो आज हम दोनों हलवा बनाते हैं। मेरी सास की इतनी प्यार भरी बातें सुनकर मेरे दिल को बहुत ही शांति मिली और मैंने जो सोचा था वही हुआ था, क्योंकि मेरी शादी से पहले अपनी सास में अपनी माँ का रूप ही देखना चाहा और वही मुझे देखने को मिला। दरअसल मेरी और दिनेश की लव मैरिज हुई थी। पढ़ाई के दौरान हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था और हम दोनों के ही खानदान अच्छे और अमीर होने की वजह से किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई और हम दोनों की शादी हो गई। खैर मैं मेरी सास के साथ रसोई घर में चली गई और कुछ मीठा बनाने की तैयारी करने लगी। तभी मेरी सास जैसे जैसे बताती गई मैंने हलवा तैयार कर लिया और सब लोगों का मुंह मीठा करवाया। तभी मेरी ननद ने हलवा खाते ही कहा कि यह हलवा भाभी आपने बनाया है। तभी मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा कि बनाया तो मैंने है, लेकिन माँ ने सिखाया है। तभी वह बोलने लगी कि क्या आपको हलवा भी बनाना नहीं आता? और वह इतना कहकर अपना मुंह गुस्से से लाल करते हुए अपने कमरे में चली गई। मेरी ननद का नाम रेखा है। रेखा अभी उम्र में केवल 16 साल की थी, लेकिन उनकी बातें और उनका गुस्सा तो मानो 20 साल से बड़े लोगों के जैसा था। तभी मेरी सास बोली कि तुम बुरा मत मानना बहू, इसकी तो आदत है, यह हमेशा छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर लेती है। मैंने रेखा की बात का बुरा तो नहीं माना, लेकिन मेरे मन में एक ख्याल आया कि पता नहीं मेरी ननद के साथ मेरी कैसी बनेगी, क्योंकि पहले ही दिन उन्होंने मेरे साथ ऐसा व्यवहार जो कर लिया था। फिर दिनेश ने कहा कि तुम भी बैठकर हलवा खाओ। तभी मैंने कहा कि नहीं, पहले आप दोनों खा लीजिए, मैं बाद में रेखा को खिलाकर फिर खा लूंगी। तभी दिनेश कहने लगे कि वह अभी नहीं खाएगी और ज्यादा मिन्नतें करने की जरूरत नहीं है, उसे भूख लगेगी तो वह खा लेगी। खैर मैं उन लोगों को हलवा खिलाकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी ही देर बाद मेरी सहेली का फोन आता है और वह मुझसे कहती है कि हम लोग तुम्हारे ही शहर में आए हुए हैं, क्या हम तुमसे मिल सकते हैं? मैंने कहा कि पहले मैं अपनी सास से परमिशन लूंगी, उसके बाद ही मैं तुम्हें बता पाऊंगी। फिर मैं अपनी सास से कमरे में जाकर उनसे कहने लगी कि मेरी कुछ सहेलियां हमारे शहर में आई हुई हैं। दरअसल वह मेरी शादी में नहीं आ पाई थी क्योंकि उन्हें कुछ जरूरी काम हो गया था, इस वजह से वह मुझसे मिलना चाहती हैं। तभी मेरी सास कहने लगी कि इसमें कौन सी बड़ी बात है बेटा, उन लोगों को घर पर ही बुला लो।
तभी मैंने मेरी सास से कहा कि वह अपने परिवार वालों के साथ है, इसीलिए घर पर नहीं आ सकती। अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं शहर में ही जाकर उनसे मिल आऊं। तभी मेरी सास ने कहा, हाँ ठीक है बेटा, गाड़ी और ड्राइवर को लेकर चली जाओ और ध्यान से जाना। फिर मैं बहुत खुश हो गई और ड्राइवर के साथ अपनी सहेलियों के पास मिलने के लिए चली गई। वहाँ पर कुछ देर बातें करने के बाद और कुछ खाने के बाद मैं घर वापस आ गई। लेकिन जैसे ही मैंने घर पर आकर देखा तो मेरी ननद मेरी सास से कह रही थी कि भाभी को इतनी छूट देने की कोई जरूरत नहीं है, जब सर पर बैठ जाएगी तो तुम कैसे संभाल पाओगी, और वैसे भी भैया तो अभी उनके चमचे हुए बड़े हैं। देखो माँ, अभी भी टाइम है, भाभी की हर बात मानना सही नहीं है, उन्हें डरा धमका कर रखो और अपने पैरों की जूती के नीचे रखो ताकि आगे चलकर आपको कोई परेशानी ना हो। अगर इतनी छूट दे रखी और उसे कुछ भी नहीं कहा तो वह आपको अपने पैरों नीचे कब दबा लेगी यह आपको खबर भी नहीं पड़ेगी। मेरी ननद की ऐसी बातें सुनकर तो मेरी रूह कांप रही थी। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि इतनी छोटी उम्र की लड़की इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर सकती है, और वह भी इतनी घटिया बातें। मैंने अपनी ननद के रूप में अपनी बहन को देखना चाहा था, लेकिन मेरी ननद तो कुछ और ही निकली। उनकी ऐसी बातें मुझे अंदर से झकझोर कर रख रही थी। मेरे मन में डर पैदा हो गया कि कहीं मेरी ननद मेरी और मेरे सास का रिश्ता खराब न कर दे। मैं अपने ससुराल वालों के साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिताने की सोच रही थी, लेकिन मेरी ननद ने तो शायद कुछ और ही सोच रखा था। खैर, मैंने मन में विचार किया कि जो भी हो, इसे कहने से क्या जाता है, मैं कोई ऐसी गलती नहीं करूंगी और हमेशा अपनी सास और अपने पति का दिल जीतने की कोशिश करूंगी। ऐसा सोचकर मैं अंदर चली गई। मुझे देखकर मेरी ननद रेखा चुप हो गई और कोई और बात करने लग गई। उनकी वह बातें मेरे मन को बहुत ही दुखी कर रही थी। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि रेखा को मुझसे क्या प्रॉब्लम है। मैंने तो उन्हें कभी भी शादी से पहले नहीं देखा था और ना ही शादी के बाद उन्हें कुछ कहा। फिर भी मैं उन्हें क्यों नहीं अच्छी लगती। मैं हर समय रेखा की देखभाल करती, उनकी हर बात मानती और सब कुछ उनकी पसंद से करने की कोशिश करती थी, लेकिन फिर भी रेखा को मैं फूटी आंख नहीं पाती थी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मुझसे गलती क्या हो गई। आज से पहले मैं किसी के आगे नहीं झुकी थी, लेकिन अपने पति के मान सम्मान और अपने माता पिता की इज्जत के लिए मुझे अपनी ननद की सारी कड़वी बातें सहन करनी पड़ रही थी। पर मैं वो कड़वे घूंट पीकर अपने काम में लग गई। मेरी ननद का व्यवहार तो सबकी समझ में बाहर था। हर समय वह गुस्से में रहती और हमेशा अपनी छोटी छोटी बातों को मनवाने के लिए बच्चों की तरह जिद करने लग जाती। मेरी सास और दिनेश उसकी हर बात मानते थे। उन लोगों की बस में कुछ नहीं था। वह लोग जाकर भी उसे कुछ नहीं कह पाते थे। जब भी अगर उसे कुछ कहते तो वह आत्महत्या करने की धमकी देने लग जाती, जिसके डर से मेरे पति और सास ने उनकी हर बात माननी अपनी आदत बना ली। खैर, कड़वी बातें और चुगली करना तो मेरी ननद का पेशा बन चुका था। छोटी छोटी बातों पर मेरी सास को भड़काने लगती है, लेकिन मेरी सास इतनी समझदार थी कि उसकी हर बातों को अनदेखा कर देती थी। यही बात मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती थी। खैर, एक दिन मेरी सास ने मुझे कहा कि अब रेखा के स्कूल शुरू होने वाले हैं, इसीलिए बहू उठकर इसे रोजाना उठा दिया करना। इसे देर से उठने की आदत है। मैं मंदिर चली जाती हूँ, इसीलिए इसे उठा नहीं पाऊंगी, इसीलिए तुम उठा देना। मैंने सासू माँ से कहा कि ठीक है, मैं उठा दूंगी, लेकिन मेरे मन में डर था कि अगर मैं उठाने गई और यह मेरे ऊपर ही भड़क उठी तो मैं क्या कहूंगी, और वैसे भी घर में कोई नहीं होगा जिससे मैं कह सकूंगी। खैर, जैसे तैसे मैं ये करने के लिए राजी हो गई। दूसरे दिन सवेरे मैंने उठकर चाय बना दी और अपनी ननद को उठाने के लिए उनके कमरे में चली गई। जैसे ही मैं उनके कमरे में गई तो वहाँ पर एक ऐसा नजारा देखा जिसे देखते ही मेरी रूह कांप गई। मैंने देखा कि मेरी ननद का पूरा बिस्तर गीला पड़ा था, जैसे पानी गिरा हो, और कहीं कहीं खून के धब्बे भी थे, और बगल में एक तेल की शीशी भी पड़ी थी जिसमें से कुछ तेल निकला हुआ था। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि यह तेल मेरी ननद के कमरे में क्या कर रहा है और इन्हें भला तेल की क्या जरूरत पड़ गई। खैर, मैंने अपनी ननद से इस बारे में कुछ भी नहीं पूछा, ना ही कोई बात की, क्योंकि मैं अपनी ननद के स्वभाव से बिल्कुल वाकिफ थी। मैं नहीं चाहती थी कि किसी भी तरह से घर में हंगामा हो, इसीलिए मैं चुप ही रही। और मैंने अपनी ननद को प्यार से बुलाते हुए कहा कि उठ जाइए, आपके स्कूल का समय होने वाला है, चाय भी बना दी है। तभी मेरी ननद बिना कुछ बोले सीधा उठकर बाथरूम में चली गई। मैं भी अपने कमरे में आ गई और नहाने की तैयारी करने लगी।
खैर अब तो यह रोजाना का काम हो गया था। जब भी मैं सवेरे अपनी ननद को उठाने जाती तो उनके बगल में तेल की शीशी पड़ी होती थी, जिससे रोज थोड़ा तेल निकला हुआ होता था, और उनके पूरे बिस्तर पर खून के धब्बे और पानी जैसा कुछ गिरा हुआ होता। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह अपने कमरे में ऐसा करती क्या है। और उनके बाल और कपड़े भी पूरी तरह से बिखरे हुए होते थे। मेरे मन में ना जाने क्यों गलत गलत शक पैदा हो रहे थे, लेकिन मैं फिर भी अपनी जुबान को नहीं खोल पाई, क्योंकि बिना पूरी बात जाने मैं कुछ भी नहीं बोल सकती थी। खैर मैं तो मन में सोचने लगी कि कहीं रेखा कुछ गलत तो नहीं कर रही है, लेकिन रेखा के सामने यह बात करे कौन, उनसे पूछे कौन, क्योंकि उनका जो स्वभाव था वह तो एक दिल चीरने वाला ही था। हर समय चिड़चिड़ापन और गुस्से में रहना, और हर समय चुगली जैसी अफवाह फैलाना तो जैसे उनकी आम आदत थी। लेकिन खैर मैं इतनी चुप भी नहीं रह सकती थी, क्योंकि वह मेरी ननद थी। उनका स्वभाव चाहे जैसा भी हो, लेकिन उनका सही गलत का ध्यान रखना तो मेरी भी जिम्मेदारी थी। लेकिन मैं यह बात कैसे कर सकती थी, क्योंकि अगर अपनी सास और दिनेश से करती तो जब यह बात रेखा को पता चलती तो पता नहीं वह क्या क्या हंगामा कर देती, और मेरी बिना गलती के वह सबको ऐसे भड़काती रहती है तो उसके बाद तो पता नहीं वह क्या कर बैठती। शायद इसी डर से मैं इतने दिन तक कुछ भी नहीं बोल पाई। जब भी दिनेश या अपनी सास से बात करने की कोशिश करती तो मेरे मन में यह डर पैदा हो जाता कि कहीं रेखा ने हम लोगों के रिश्ते को खराब कर दिया तो क्या होगा। इसी डर से मेरे पैर वापस पीछे हट जाते। लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मेरी ननद के ऊपर नजर रखकर देखा जाए कि आखिर वह करती क्या है। शायद इसी से ही पूरी बात का पता चलेगा। खैर कुछ ही देर बाद मैं देखती हूँ कि रेखा मेरी सासू माँ के ऊपर चिल्ला रही थी। पता नहीं उन्हें किस बात की दिक्कत हो गई। शायद उन्हें कोई चीज पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से वह मेरी सास पर चिल्लाई जा रही थी। मेरी सास उन्हें समझा रही थी, लेकिन वह समझने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन मैं कुछ भी नहीं बोली, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से यह झगड़ा और बढ़े। इसीलिए मैं चुपचाप दूर खड़ी देखती रही। लेकिन आज एक जवाब मुझे दिनेश से लेना ही था, इसलिए मैं शाम को दिनेश का ऑफिस से आने का इंतजार करने लगी। शाम को दिनेश के आने के बाद खाना वगैरह खाकर जब हम लोग कमरे में गए तो मैंने दिनेश से पूछा कि दिनेश, मुझे आपसे एक बात पूछनी है, क्या आप बताओगे? तभी दिनेश ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, बताऊंगा। तभी मैंने कहा कि रेखा ऐसे स्वभाव की क्यों है? वह हर समय चिड़चिड़ा स्वभाव में रहती है। गुस्सा तो उनकी जैसे नाक पर ही रहता है, और वह तो माजी को भी नहीं बख्शती। आखिर आप लोग उन्हें कुछ कहते क्यों नहीं? तभी दिनेश ने कहा कि अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, पिताजी की यह लाडली थी। पिताजी इसको बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि मुझसे भी ज्यादा। पिताजी के लिए रेखा थी, रेखा के लिए पिताजी कुछ भी करने को तैयार थे। इसीलिए जब पिताजी की डेथ हुई तो उसके बाद से मैंने और माँ ने पिताजी की जगह ले ली और रेखा को कुछ भी नहीं कहा। रेखा जो मांगती वह उसे लाकर दिया जाता, जो भी यह बोलती उसको पूरा करते, और इससे गुस्सा आता तो हम लोग इसके गुस्से को सहन कर लेते। शायद इसी वजह से ये रेखा एकदम बिगड़ गई और अब हमारे हाथों से निकल। शायद इसके पीछे कहीं न कहीं मैं और माँ ही दोषी थे, क्योंकि हम लोगों ने ही इसे सिर पर चढ़ा लिया था। अब तो हम लोगों को समझ में आ चुका है कि इतना लाड प्यार भी ठीक नहीं रहता जितना हम लोगों ने रेखा को दे दिया था। लाड प्यार अपनी जगह होता है और समझाइश अपनी जगह। दिनेश की बातें सुनकर मुझे उन पर बहुत दया आई कि वह इतने परेशान रहते हैं। पता नहीं रेखा क्यों नहीं समझती इस बात को। लेकिन मुझे रेखा की एक बात सबसे ज्यादा हैरान करती थी कि उसकी इतनी उम्र नहीं थी जितनी उसकी बातें बड़ी होती थी। वह हर काम ऐसे करती थी जैसे घर में सबसे बड़ी वही हो। लेकिन मैं दिनेश से उनके कमरे वाली बात करने ही वाली थी, फिर अचानक मेरे कदम रुक गए और मुझे ख्याल आया कि मैंने तो प्लान बनाया था कि रेखा के कमरे में छुपकर सब कुछ देखना है, तभी जाकर पूरी बात मेरे समझ में आएगी। फिर मैं सब घर वालों को कहूंगी। मैं बिना पूरी बात जाने कुछ भी नहीं बोल सकती। खैर ऐसा सोचकर मैं और दिनेश सो गए। सवेरे उठकर मैं अपने काम में लग गई और रेखा को उठाने गई तो देखा कि रोजाना की तरह वही हरकत हुई। खैर मैंने रेखा को जगा दिया और खुद नहाने चली गई। लेकिन मेरे दिमाग में पूरा दिन यही बात दौड़ती कि आखिर पता नहीं रेखा के कमरे में क्या होता है। कहीं अपनी जिद की वजह से और गुस्से की वजह से कोई गलत कामों में तो नहीं फंस गई है। अगर ऐसा हुआ तो मेरे पति और मेरी सास खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे।
इसी के डर से मेरा मन घबराए जा रहा। खैर, मेरा मन बहुत था कि मैं रेखा को सब कुछ समझाऊं, लेकिन रेखा तो मुझसे बात तक करने को तैयार नहीं थी। और समझना तो दूर, अब तो मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता था। दिन भर यही सोचती कि पता नहीं रेखा किन विचारों और ख्यालात वाली लड़की है। मैंने आज से पहले ऐसी जिद्दी लड़की कभी नहीं देखी थी, जो अपनी माँ के ऊपर भी चिल्लाने लगे। लेकिन यह सब तो रेखा में था। फिर मैंने सोचा कि आज रात को मैं रेखा के कमरे में छुपकर देखूंगी कि होता क्या है। लेकिन फिर मेरे मन में ख्याल आया कि मैं दिनेश से क्या बोलूंगी। तभी मैंने सोचा कि मैं दिनेश को सुलाकर यह काम करूंगी और दिनेश को नींद की दवाई दे दूंगी। मुझे मन में बहुत ही शर्म थी कि मैं दिनेश को नींद की दवाई दे रही हूँ, लेकिन मुझे रेखा की सच्चाई जानने के लिए आज के लिए ऐसा करना ही था। तो खैर, मैंने दिनेश को नींद की दवाई दे दी और उसे सुला दिया। दरअसल रेखा बाहर आंगन में देर रात तक पढ़ाई करती थी, क्योंकि उसका कमरा सड़क के बिल्कुल पास लगता था, जिसकी वजह से सड़क का शोरगुल उसके कमरे में आता रहता था, जिसकी वजह से वह पढ़ाई नहीं कर पाती थी। तो देर रात तक आंगन में ही रहती। इसी चीज का मैंने फायदा उठाया। जब दिनेश पूरी तरह सो गए तो मैं धीरे से रेखा के कमरे में जाकर छुपकर बैठ गई। जब 11 बजे का समय हुआ तो रेखा पढ़ाई करके अपने कमरे में चली आई और वह आज भी पूरी तरह थकी हुई सी लग रही थी। उसने पानी पिया और पानी पीते ही रेखा सो गई। अब तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि रेखा यह सब कब करती है कि उसकी बेड पर ऐसे पानी और खून के छींटे आते हैं। तभी मैंने सोचा कि रेखा तो सो गई है, इसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर मैंने सोचा कि शायद मैं ही गलत सोच रही थी। खैर, मैं यही सोचने लगी कि जब रेखा गहरी नींद में सो जाए तो मैं धीरे से इसके कमरे से बाहर चली जाऊंगी, क्योंकि जो प्लान बनाकर मैं इनके कमरे में बैठी थी कि रेखा क्या करती है और वह देखा जाए, लेकिन रेखा ने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तो अब मुझे बाहर तो जाना ही था। फिर मैं रेखा के सोने का इंतजार करने लगी। थोड़ी ही देर बाद जब रेखा गहरी नींद में सो गई और उनकी खर्राटे निकलने लगी तो मैं धीरे से निकलकर कमरे से बाहर जाने लगी। तभी मुझे उनके कमरे के खुलने की आवाज आती है। मैं वापस उसी जगह पर बैठ जाती हूँ और सब देखने लगती हूँ कि कमरे के अंदर कौन आया है, और वह भी इस वक्त। तभी मैंने जो देखा उसे देखकर तो मेरी रूह कांप गई। मेरी तो हालत खराब हो गई कि ऐसा क्या हो सकता है। तभी मैंने देखा कि मेरी सास रेखा के कमरे में आती है। उनके हाथ में बहुत सारा पानी होता है और दूसरे हाथ में खून जैसा कुछ होता है, और तीसरा एक नारियल और उसके ऊपर कुछ बंधा होता है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी सास यह सब क्या लेकर आई है और यह सब करने क्या वाली है। तभी मैंने देखा कि मेरी सास रेखा के ऊपर से वह नारियल और उबारने लगी और उस पानी के छींटे रेखा के ऊपर डालने लगी और उसके पूरे बेड पर डाल दिए। फिर वह खून जैसा कुछ निकाला और रेखा के पूरे बेड पर और उसके पूरे कमरे पर छिड़कने लगी और रेखा के ऊपर भी छिड़क दिए। रेखा पूरी तरह नींद में सो रही थी। मुझे कुछ पता नहीं था और उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन मुझसे रहा ना गया। मुझे यह सब जानना था, इसीलिए मैं झट से उस कोने से बाहर निकल कर आई। मुझे अचानक वहां देखकर मेरी सास एकदम से घबरा गई और उनके पूरे चेहरे पर पसीना आ गया। वह घबराते हुए बोली कि बहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी मैंने मेरी सास से कहा कि यही सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी हम दोनों का शोर सुनकर रेखा भी अपने बिस्तर से उठ खड़ी हुई और वह गुस्से होती हुई बोली कि आप दोनों मेरे कमरे में इतनी रात को क्या कर रहे हो। तभी मैं कुछ नहीं बोली, लेकिन मेरी सास ने मेरे सामने हाथ जोड़कर कहा कि बहू, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था, मुझे माफ कर दो। तभी मैंने मेरी सास से कहा कि माँ जी, मुझे बताइए आप यह सब क्या कर रही थी? आप क्या कोई तंत्र विद्या कर रही थी? तभी मेरी सास बोली कि हाँ बहू, दरअसल रेखा का स्वभाव और इसका गुस्सैलपन देखकर मुझे मन में ही बहुत ही डर लगता है। तो ये अपने ससुराल में कैसे मैनेज कर पाएगी, और हम लोगों को तो रोज इसके उलाने मिलेंगे। इसीलिए मैं रेखा को समझाने की कोशिश करती, लेकिन यह तो कभी नहीं समझती। इसीलिए मेरी एक सहेली ने मुझे एक तांत्रिक बाबा का पता बताया। मैं उस तांत्रिक बाबा के पास गई तो उसने मुझे कहा कि यह उपाय किया करो, रोजाना एक नारियल लिया करो और रात को 12 बजते ही उस लड़की के ऊपर से उबारने लग जाया करो, और यह तांत्रिक का लाल रंग है जो उसके ऊपर छींटा दिया करो, और यह पवित्र जल है, इसके छींटे दे दिया करो, और वह नारियल दूसरे दिन कहीं दूर फेंक दिया करो, जिससे इसका क्रोध दूर हो जाएगा और वह एक अच्छी लड़की बन जाएगी। मैं काफी दिनों से यह उपाय कर रही थी। मैंने अपनी सास से कहा कि यह सब हमें भी तो
बता सकती थी। तभी मेरी सास बोली कि मुझे बाबा जी ने कहा था कि इस बारे में घर में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। तभी रेखा की भी आंखों में आंसू आ गए। वह कहने लगी कि मुझे माफ कर दो, मेरे इस चिड़चिड़ेपन और गुस्सैल स्वभाव की वजह से तो पता नहीं मेरी माँ को क्या क्या करना पड़ रहा है। दरअसल मुझे मेरी जिद और गुस्से के आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। मैं हर समय यही सोचती थी कि जिस तरह बचपन में मेरी सारी जरूरतें पूरी हो जाती थी, सब लोग मुझे सुनते हैं, वैसे ही आगे हो जाएगा। मैंने अपने आगे के जीवन के बारे में जरा भी ख्याल नहीं किया। रेखा ने मुझसे भी माफी मांगी और कहा कि भाभी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं अपने अंदर सुधार करूंगी। रेखा की सुधरने की खुशी से ज्यादा मुझे एक दुख था कि मेरी सास अंधविश्वास में पड़ गई थी। तभी मैंने मेरी सास से कहा कि माँ जी, इस अंधविश्वास के चक्कर में मत पड़ा करिए, यह बिल्कुल गलत होता है, इसमें लोग अपना घर बर्बाद कर लेते हैं। तभी मेरी सास ने कहा कि बेटा, दुख के अंदर इंसान पता नहीं क्या क्या कर जाता है, और यह सब देखकर भी मैं भी बाबा जी के कहने पर उपाय करने पर मजबूर हो गई। खैर, अब तो सब कुछ ठीक हो गया है। हम तीनों एक दूसरे के गले मिले। दूसरे दिन सवेरे दिनेश ने उठकर रेखा का ऐसा बदलाव देखा जो उन्होंने कभी पहले नहीं देखा था। रेखा बिल्कुल शांत स्वभाव की थी और काम में हाथ बटा रही थी, और सबसे बड़ी बात तो वो मुझसे इतने प्यार से बोल रही थी मानो सालों से हम एक दूसरे की अच्छी सहेली हो। दिनेश को यह सब देखकर विश्वास नहीं हुआ। वो कहने लगे, क्या हुआ भाई, घर में कोई शक्ति चली गई है क्या? तभी मेरी सास ने दिनेश की सारी बात बताई। दिनेश को भी माँ के अंधविश्वास के ऊपर गुस्सा आया, लेकिन रेखा के सुधरने की खुशी उस गुस्से के ऊपर भारी पड़ गई। फिर हम चारों लोगों ने भगवान का शुक्रिया अदा किया। अब तो मेरे चेहरे पर मुस्कान आ चुकी थी कि शायद देरी से ही सही, लेकिन मेरी ननद एक अच्छे रास्ते की ओर चल पड़ी थी। धन्यवाद।